ज्ञान मंथन की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी साथियों का मैं निरंजन सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज ये हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को देखेंगे और इसे बराबर अपना प्यार प्रदान करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं और जो अपने ग्रामर को व्याकरण को सही करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगी। इसके अलावा जो भी हमारे शिक्षक साथी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो भी प्रतियोगी छात्र टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं सरल और सुगम भाषा में चीज़ों को स्पष्ट करूं, विषय वस्तु को स्पष्ट करूं, जिससे वो आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए। आप सभी लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये है हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम व्याकरण शब्द पे चर्चा कर लें कि व्याकरण होता क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। अगर इसकी बात की जाए व्याकरण ये बना कैसे है, इसमें दो उपसर्ग लगे हैं वी और आ। करण शब्द है, इसमें दो उपसर्ग लग गए हैं, वी और आ उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। जब वी में क्या है, वी का ई और ये आ है, ठीक। जब ये दोनों मिले तो यहां चूंकि ई है यहां आ है तो यहां पे हो जाएगी यण संधि, और ई के बाद कोई स्वर है तो ई का हो जाएगा या, और ये यहां पे आ बना रहेगा ऐसे। दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा पूरा या, यहां पे वा से ई निकल जाएगा तो ये बचेगा आधा वा, ये बचेगा आधा वा, और यहां पे करण है ही है, और ये मिलके बन जाएगा व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना किसको समझना, भाषा को समझना, कि भाषा में वर्ण कैसे बने हैं, शब्द कैसे बने हैं, ठीक है, वाक्य कैसे बने हैं। इस तरह से वर्ण से लेकर वाक्य तक, अनुच्छेद तक हम यात्रा करते हैं और समझते हैं कि भाषा किस तरह से कार्य कर रही है। चलिए अब हम, अच्छा यही व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति अगर हम संस्कृत भाषा में करते हैं तो अलग तरह से होती है। उसमें वी और आंग लगते हैं, फिर उसमें क्रि धातु लगती है, लुट प्रत्यय वो अलग तरह से होता है। जब वो संस्कृत की क्लास में उसका जिक्र किया जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की बात हो गई, और कौन से व्याकरण, हिंदी व्याकरण, अपनी मातृभाषा हिंदी का व्याकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अब जो है अगला हमारा स्टेप है वर्ण का। वर्ण क्या होता है, देखिए ये बहुत ही साधारण सी बात है, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और देखिए एक शब्द होता है ध्वनि। ध्वनि जो होती है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो होती है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि की बात हो रही है, इसका मतलब मौखिक भाषा की बात हो रही है। और वर्ण जो होता है ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अभी हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जी हाँ, वर्ण को हम लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, और भाषा की भी सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को ही कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर प्रश्न ऐसा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। लेकिन अगर मौखिक भाषा की बात हो तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण होता है। चलिए अब वर्ण की बात हो गई तो अब हम धीरे धीरे आते हैं वर्णमाला पर। इस पे आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्णमाला जो होता है, वर्णों की माला,
इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला। जैसे माला में फूलों को बिल्कुल क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से उसको उसमें गूंथा जाता है जो है, ऐसे ही वर्णमाला में भी जो वर्ण होते हैं क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से गूंथे होते हैं। तो वर्णमाला की जो परिभाषा हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध, दो शब्द हैं, क्रमबद्ध और वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने या लिख दिया, फिर मा लिख दिया, फिर ला लिख दिया, फिर या लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक क्रम होता है। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन में भी पहले आपके स्पर्श व्यंजन आए, फिर आपके अंतस्थ आए ना, फिर आपके ऊष्म आए, संयुक्त आए, ऐसे एक क्रम होता है वर्णों का। तो वर्ण जब एक क्रम में गुथे हुए होते हैं तो वही वर्णमाला होती है। तो वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं हम अपनी हिंदी वर्णमाला पे। तो जो हिंदी वर्णमाला है अपनी, इसमें है क्या, इसके दो भाग हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। ये है स्वर और ये है व्यंजन। बीच में दो महाशय और लटके हुए हैं, इनको अलग नाम दिया गया है अयोग वाह। अयोग वाह, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये अयोग वाह जो होते हैं ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। आखिर ये स्वर में नहीं आते हैं, व्यंजन में नहीं आते हैं, तो आते कहाँ हैं फिर? इनका स्थान क्या है और ये आते क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न है ये क्यों नहीं आते हैं। इन्हें स्वर में क्यों नहीं समाहित किया गया, इन्हें व्यंजन में क्यों नहीं समाहित किया गया? तो इसका कारण है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे स्वर हमारे हैं 11, व्यंजन जो हैं ये 39 थे पहले, अब एक व्यंजन की चर्चा और है, कुल मिला के 40 हम कह सकते हैं। अयोग वाह आपके सिर्फ 2 हैं, 2 में एक आपका अंग है और एक आपका आ है। इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। वास्तव में ये जो दोनों बेचारे बीच में लटके हुए हैं, ये जब इनके पास गए स्वर के पास, कहा भैया हमें शामिल कर लो, तो स्वर ने कहा भैया आप हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं, आप हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं। तो इन्होंने पूछा भैया मानक क्या है आपका? तो स्वर ने ये कहा, जो 11 स्वर हैं इन्होंने ये बात कही भैया ऐसा है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, ठीक है, हमारे उच्चारण के लिए हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप स्वर की परिभाषा जानते हैं, स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं या जिनके उच्चारण के लिए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो अयोगवाह होते हैं ये स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। ये देखिए, अगर स्वर ना हो, ये अंक की बिंदी है, तो बिना स्वर के ना ये उच्चरित हो पाएगी ना ये उच्चरित हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया आप तो जो है सहारा लेते हो, तो इसीलिए जो है आप हमारे मानकों के विपरीत हो। फिर ये व्यंजन के पास गए, तो व्यंजन ने कहा भैया आप, हमारा मानक ये है कि हम लोग जो हैं हमारे बाद स्वर आता है। आप देखते होंगे कि जो व्यंजन है, जो भी शब्द होते हैं व्यंजन के बाद स्वर आते हैं हमेशा। लेकिन उन्होंने कहा भाई आप तो जो है स्वर के बाद आ रहे हो, आ के बाद अंक की बिंदी, आ के बाद आ की बिंदी, शब्दों में जब प्रयोग करते हैं तब भी ऐसे ही होता है। तो बोले जब आप स्वर के बाद आ रहे हो तो आप कहाँ आओगे हमारे में? तो विद्वानों में ये मतभेद चलता रहा और ये बेचारे दोनों बीच में लटके रहे। हालांकि इस सुविधा के दृष्टिकोण से इनको स्वर के साथ पढ़ाया जाता है।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा आ से शुरू करते हैं स्वर को और आ पे खत्म करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये है, ये तो 11 क्लियर है, ये 2 अयोगवा हो गए। यहाँ पे पहले 39 थे, एक आ गया है आपका विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, हाँ विशिष्ट व्यंजन है। अब ये जो विशिष्ट व्यंजन है तो इनका देखिए कुछ इस तरह से इनकी आकृति होती है, और इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया तो पता लगा भैया ये मराठी में, हरियाणवी में इसका उपयोग होता है, और वैदिक संस्कृत में भी इसका उपयोग होता था। लेकिन अब हिंदी में इसका कहीं दूर दूर तक कोई उपयोग नहीं है। हिंदी में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन हिंदी शिक्षा निदेशालय ने इसे वर्णमाला में शामिल कर लिया है। तभी से हलचल मची है कि एक वर्ण और आ गया। कोई इसका उपयोग नहीं है हिंदी में, लेकिन फिर भी चूंकि शामिल कर लिया गया है तो गणना के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि व्यंजन हमारे 40 हो गए हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि व्यंजन हमारे 52 थे, एक बढ़ गया है तो हम 53 भी कह सकते हैं। तो हम याद रखेंगे 52 और 53, ठीक है। और जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार हम उसका जवाब देंगे। फिलहाल ये संख्या की बात हुई। अब हम चलेंगे, अब हम क्या करते हैं